मेरी बात कड़वी है, लगेगी लोगों को, विरोध के स्वर उठेंगे, लेकिन ये उदय भान करवरिया ये सच्चाई बोलता है। और योगी से बड़ा नेता आज इस देश में कोई नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, योगी है तो उत्तर प्रदेश है, और योगी नहीं है तो उत्तर प्रदेश में ज्वालामुखी फूटेगा, आप देखिएगा। योगी ने कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो किसी की नहीं, अपनी भी नहीं सुनते। वांटेड फिल्म के सलमान खान कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया। और अगर आदित्य योगीनाथ जी देश के सबसे बड़े प्रभावशाली नेता के रूप में नहीं आते हैं तो मेरी जबान काट लेना। केशव मौर्य आपसे बड़े नेता? आज की तारीख में। और पहले की तारीख? पहले मैं था। इसको जनता से पूछेगा, अपने से बड़बोला कहते हैं इसको। मैंने किया, जनता के लिए, जनता के बीच में स्थापित किया, लेकिन 10 वर्ष मैं कारागार में रहा तो सबका हेलीकॉप्टर उड़ने लगा और मैं वहां से बैठ के देखता था कि यहाँ स्थान मेरा था, बैठ कोई और गया। कसक है ना 10 साल जो जेल में रहने का? कसक है, और कसक जिंदगी भर रहेगी कि एक झूठे आरोप में फंसा करके 10 साल मुझे अंदर रखा गया। झुककर योगी जी को प्रणाम किया जी। वहीं केशव जी थे, आपने ताका ही नहीं। उन्होंने हमको ताका नहीं तो मेरी नजर उन पर पड़ी नहीं। तो दबंग और बाहुबली पर गर्व है आपको कि मैं हूं? होना भी चाहिए। हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने मूल से समझौता नहीं करती। लेकिन अब तस्वीरें बोलती हैं, कुछ कहती हैं और कुछ कहानियां भी हैं। ये जो तस्वीर है ये इलाहाबाद प्रयागराज की सियासत में, कहानियों में बदस्तूर आज भी बनी हुई है। और ये तस्वीर है वशिष्ठ नारायण करवरिया उर्फ भुक्कल महाराज, भुक्कल मौला। यहां की सियासत में 2 भाई भुक्कल और मौला, उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। आपने सुना ना कि राजा भैया के घर में तालाब और तालाब में घड़ियाल और घड़ियाल में लोगों को बहा दिया जाता था। तो लोग ये भी कहते हैं कि ये जो भाई थे भुक्कल मौला, उनका ये प्रताप था कि अगर कुछ बेअंदाजी की तो भैया घड़ियाल के हवाले हो जाओगे। तो मैं इस वक्त करवरिया फैमिली के इस प्रांगण और इस घर में हूं, और उदय भान करवरिया कई बार के विधायक और प्रयागराज की सियासत में, इस पूरे मंडल में ब्राह्मण राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा उदय भान करवरिया मुरली मनोहर जोशी जी की एम्बेसडर में एक साथ बैठकर बीजेपी के 3 धरोहर अटल आडवाणी, मुरली मनोहर के हनुमान कहे जाने वाले उदय भान करवरिया हमारे साथ हैं। बहुत साल जेल में रहे, AK-47 खट सिविल लाइंस और समाजवादी पार्टी के एक्स MLA जवाहर यादव की हत्या का आरोप, बहुत कुछ कहानियां हैं, जानेंगे। ये जो पहली कहानी है भुक्कल मौला की, जो आपके दादा, आपके पिताजी और आपके बड़े पिताजी, लोग कहते हैं कि घड़ियाल थे और घड़ियाल जो बेअंदाजी किया टक से गया। ऐसा नहीं है, घड़ियाल तो था हमारे गांव में, जो हमारा घर था। और उसको बताऊं कि वो घर भी हमारा मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जमींदोज किया गया था। अच्छा। हमारी अदावत वहां से चल रही है, मुलायम सिंह जी से और उनके परिवार से और समाजवादी से। हाँ। हमारे घर को मुलायम सिंह यादव जी ने जमींदोज कराया था। इसको आप इतिहास में जब जाएंगे तो हमारे घर के बाहर में ही तालाब था, बाबा जमींदार थे, घड़ियाल भी था, हाथी भी था, घोड़ा भी था, क्या नहीं था, सब कुछ था। अच्छा, सब कुछ था। कहा जाता है कि बेअंदाजी में घड़ियाल के मुंह में डाल दिया और हम लोग तो छोटे छोटे थे। ये कहानियां हैं, लोग कहते हैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नहीं कह सकते। लेकिन घड़ियाल था ये तो जानते हैं। कुछ तो तस्दीक आपने किया। और कहा जाता था भुक्कल मौला का ब्राह्मण सियासत में, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व उस जमाने में था, दबंगई थी, माहौल था, उसमें भुक्कल मौला का एक जलवा था, जलाल था पूरे यूपी की राजनीति में। है केवल ब्राह्मण राजनीति में नहीं, ब्राह्मण जात से थे, ब्राह्मण कर्म से थे। जलवा तो प्रदेश में सभी जातियों में उनका था। अच्छा, इससे इनकार नहीं कर सकते। जलवा तो था, और जलवा आज वो नहीं है, उनके नाम का जलवा आज भी कायम है। आज भी कायम है। तो उदय भान जी, आपका जो प्रांगण है वो बड़ा खूबसूरत मुझे लगा जी।
मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा और वहां आपसे बात करना चाहूंगा। बहुत ही गजब का आर्किटेक्चर, ये मोटी दीवारें हैं पूरी। हाँ, ये पूरी सुर्खी चूना वाली जो पुराने जमाने में दीवारें बनती थी, हाँ, ये वही है सर। अच्छा, ये आपके बड़े भाई ये कपिल मुनि हाँ, करवारिया। ये कपिल मुनि करवरिया जी हमारे भाई हैं, सांसद थे। और ये हमारा भतीजा है वैभव। हाँ, तो ये कपिल मुनि करवारिया जी जब पार्लियामेंट में थे तो इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी मेरी। हाँ, और मैं इनको कवर करता था। अच्छा, देखिए उसकी पार्लियामेंट की तस्वीरें भी हैं। 2009 से लेके 14 तक ये थे और सांसद थे। 6 फीट से ज्यादा कद है इनका। बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बड़ी शख्सियत थी और बड़े ही शानदार व्यक्तित्व, हमको बहुत मानते थे। शानदार और शांत। हाँ, शांत और शानदार। जितना आप अशांत उतना ही वो शांत। देखिए, राम जो है ना, हाँ, वो तो शांत थे ही। हाँ, लक्ष्मण को अशांत रहना पड़ता है। अच्छा, राम राज्य बचाने के लिए लक्ष्मण को अशांत रहना चाहिए। अरे अशांत रहना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा। इसलिए भाई राम राज्य तो तभी बचेगा ना, हाँ, हाँ, जब लक्ष्मण जो है मजबूती से अपना उसकी राज्य की रक्षा करेंगे। अच्छा, तो आइए चला जाए। क्या बात है, ये इलाहाबाद में भी इस तरह की बातें होती रहती हैं कि उदय भान जी, आइए तो चलते हैं। ये तस्वीर हमारे माता जी की है। अच्छा, वाह जी, मुस्कुराते हुए देख रही हैं आपको अपनी संतान को। तो ये है पुराने जमाने का आर्किटेक्चर। वाह, गजब है भैया। अब ये आंगन, इस तरह की चीजें बची कहाँ? हाँ, तो लोग इतने बड़े में तो कई फ्लैट बना डालते हैं। तो बात चल रही थी कि अशांत लक्ष्मण की, तो आपका एक अलग ऑरा, एक अलग टेरर, उदय भान उदय भान उदय भान, ये क्या है? टेरर बना दिया लोगों ने। हाँ, टेरर वैसा नहीं है। टेरर पब्लिक में, नेता, राजनीति में मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, और क्योंकि मैं जनता के बीच में काम करता हूँ, तो कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि जनता के बीच में यह हावी है, तो इसका कैसे डिफ्रेम किया जाए, तो वो कहते हैं। लेकिन अगर आप जनता की आवाज़ सुनिए तो जनता अपना रहनुमा मानती है। तो रॉबिन हुड तो होते ही है ना ऐसे लोग। हम लोग जनता के बीच काम करने वाले, हम लोग चाटुकारिता करके काम करने वाले लोग में से नहीं है। हाँ। जनता के बीच में काम करेंगे, जनता हमको ऊपर लेके जाएगी। तो आप तो रॉबिन हुड की छवि है ना आपकी, कि मतलब एक दबंग, एक बाहुबली, बुरा न मानिए तो माफिया। नहीं, माफिया अलग होता है। हाँ। माफिया तो कब्जा धब्जा करने वाला, हाँ, लोगों को परेशान करने वाला होता है। हाँ, हमने आज तक ये कभी किया नहीं, ये हमारे संस्कार में नहीं है। तो दबंग, बाहुबली तो मैं पहले भी कहता ना, देखो मैंने एक जगह और कहा था। हाँ। कि एक ग्रुप होता है माफिया। हाँ। और दूसरा होता है एक आम जनता। हाँ। उसके बीच में आता है बाहुबली, जो माफिया से रक्षा सुरक्षा कर सके आम जनता की। अगर उसको बाहुबली कहा जाए और ये मुझ पर कहा जाए तो मुझे परहेज नहीं है। मैं आम जनता की रक्षा इन माफियाओं से करता हूँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। बाहुबली कहने में कोई परहेज इसलिए नहीं है कि अगर आम आदमी की रक्षा करना बाहुबल इनसे माफिया लोगों से, अगर ये बाहुबल है तो ये तो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमको इससे नवाजा है, पब्लिक हमको अपना रहनुमा मानती है, हाँ, तो प्रसन्नता की बात है, इसमें क्या दुख है? तो दबंग और बाहुबली पर गर्व है आपको कि मैं हूं, रक्षा करता हूं। होना भी चाहिए। हाँ। और जिस प्रकार की दुनिया में बातें चल रही ना, आप अगर समाज की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो समाज समाप्त हो जाएगा। बिहार में आपने देखा, एक तिवारी लड़का, वो कोई आतंकवादी नहीं था, कोई माफिया नहीं था, कोई बड़ा वो नहीं था, उसने समाज की लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन को त्याग दिया। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं होगा। भरत तिवारी उसने अपने प्राण को त्यागा। उसका अपना इशू कोई नहीं था, वो जनता के इशू पे लड़ता था। और जनता के इशू पे लड़ने वाले का अगर कोई सरकार यह असर करती है तो वो सरकार को मैं मान्यता नहीं देता। तो सरकार तो आपकी है, हमारी नहीं है, भाजपा की है। भाजपा की है, लेकिन भाजपा में भी गलत लोग हैं। उन गलत लोगों को सुधारने की आवश्यकता है। उनको सुधारने की आवश्यकता है कि हम सब धर्मों को साथ लेके चलते हैं, हम सब जातियों को साथ में लेकर के चलते हैं। और अगर जनता की आवाज़ को कोई उठाने वाला है तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर जनता की आवाज़ उठाने का परिणाम गोली मारना है तो इसकी मैं निंदा करता हूँ। तो भरत तिवारी के साथ जो हुआ उसकी आप निंदा करते? गलत हुआ। और जो सरकार, भाजपा की जो सरकार है,
उसमें भी काम सही नहीं हुआ। सरकार ने नहीं किया वो काम। हाँ। वो मुझे लगता है कुछ पुलिस के अधिकारियों ने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो सरकार कहती जरा इसको देखो इसका मुद्दा क्या है। वहाँ का जो जिलाधिकारी होता है, वहाँ का जो एसएसपी होता है, उसको अपना ईगो क्लैश करता है कि अरे मेरे जिले में एक ऐसा आदमी है जो मेरे खिलाफ आवाज उठा रहा है कि मैंने आवाज नहीं दिया, और उसकी आवाज मुख्यमंत्री तक उसकी जा आवाज रही है। मुख्यमंत्री तक जा रही, तो वो मुख्यमंत्री तक आवाज न जाए उसको दबाने के लिए ऐसा कृत्य करके उदय सरकार भान जी, को आपने बदनाम कहा करते कि हैं। समाज के लिए ये जरूरी है, समाज के हक हुकूक के लिए जरूरी, नहीं तो समाज समाप्त होगा। तो समाज की बात आप कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज से आप आते हैं। ब्राह्मण राजनीति चरम पर है, गरम पर है, और 27 का चुनाव है। कैसे देखते हैं कि ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है? ये ब्राह्मण मजे में है तो ज्ञान देने वाले हैं हम तो समाज की संरचना करने वाले हैं। हम कोई जात बिरादरी नहीं है, हम समाज को एक सूत्र में बांधने वाले लोग हैं। हम कोई जात बिरादरी में नहीं बन सकते। बिरादरी की बात नहीं है, लेकिन समाज की, जब आपने कहा ना कि समाज में अगर दबंगई नहीं होगी, बाहुबली नहीं हम रहेंगे और हक हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो समाज खत्म हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ। आपने कहा तो आप ब्राह्मण समाज की बात कर। देखिए, अंग्रेजों का शासन था। अगर अंग्रेजों के शासन में हमारे देश के लोगों ने अपने हक की लड़ाई न लड़ी होती तो क्या हम आजाद होते? नहीं हो सकते थे। तो अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को सराहा जाना चाहिए, उसको पूजा जाना चाहिए। और जो हक की लड़ाई न लड़के केवल मूक दर्शक बन करके देखता है ना, वो व्यक्ति जन्म लेने योग्य नहीं। तो कहा जाता है कि आप ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं, ब्राह्मणों के हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दबंगई करते हैं। नहीं, मैं हूँ जात से ब्राह्मण, लेकिन मैं लड़ाई सबकी लड़ता हूँ। हाँ। मैं लड़ाई सबकी लड़ता हूँ, केवल ब्राह्मण की नहीं लड़ता हूँ। और मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से जीत के आता था वहाँ ब्राह्मणों की संख्या कम है, अन्य जातियों की संख्या ज्यादा है, और वो मुझे जिता करके भेजते थे। तो ये प्रमाणित करता है कि मैं सबके लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। तो हाँ, एक चीज जरूर है, ब्राह्मण हूँ इससे इनकार नहीं, ब्राह्मण तो है इससे इनकार नहीं। गर्व है ब्राह्मण होने पे, गर्व होना भी चाहिए, गर्व होना भी चाहिए। और जिसको अगर गर्व नहीं है उसको पैदा होने का भी अधिकार नहीं प्राप्त है। तो अच्छा, आपने कहा कि समाज की बात है, तो ब्राह्मणों को लेकर विधायकों ने बैठक की, ब्राह्मणों को लेकर तमाम तरह के ये आरोप लगते हैं कि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है, ये राजनीति वो राजनीति, असंतोष है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्षी इस बात को लेकर सवाल तो खड़ा करते हैं ना। देखिए, विपक्ष जो है वो हड़बड़ाहट में है। वो समाज में नाना प्रकार के इशू इस तरह के ले आते हैं कि ये जाति भी नाराज हो मेरे साथ जुड़े, ये बिरादरी भी नाराज हो मेरे साथ जुड़े। वो काम करके किसी को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते, उस पे सत्ता पक्ष का भय व्यापित करा करके उसको अपने साथ जोड़ना चाहते। जैसे मुस्लिमों के साथ क्या है, मुस्लिमों का जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जितना विकास उनका हुआ, जितना शिक्षा, कंप्यूटर, इसमें सब में हुआ, वो किसी अन्य सरकार में नहीं हुआ। लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी का एक भय दिखा करके, और वो सोचते हैं कि बस ये हमारे वोट बैंक है। मैं केवल ब्राह्मणों को ये कहता हूँ कि हम मुस्लिम की तरह किसी के वोट बैंक नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक हो सकता है भाजपा के खिलाफ, लेकिन हम वोट बैंक नहीं हैं। हम समाज को दिशा देने वाले हैं, और कोई भी राजा गलत करेगा हम आवाज उठाएंगे। क्योंकि राजा का जो मंत्री रहा है जीवन भर सदैव, वो ब्राह्मण रहा है। जब किसी राजा को कोई निर्णय लेना होता था तो वो ब्राह्मणों से निर्णय पूछता था कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और हम उसको राय देते थे। आज भी हम राय देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम कहीं नाराज हैं, दुख है, हम राय देने वाले लोग हैं, हम समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो इस सरकार में, यानी योगी जी की सरकार में, ब्राह्मणों की क्या हैसियत है? ब्राह्मणों की क्या पोजीशन? बढ़िया पोजीशन है। हम तो जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों की पोजीशन कहीं योगी जी के सरकार में खराब नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के मुखिया वो ये पोज करना चाहते हैं कि यहाँ ब्राह्मण हताश है, ब्राह्मण निराश है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ब्राह्मण तो उनके गुंडा राज से निराश और हताश था। उनके राज में क्या होता था वो ब्राह्मण जानता है। उदय भान करवारिया जी, आपने कहा कि योगी जी के राज में, हमारा उदाहरण ले लीजिए, यानी आपका उदाहरण ले लीजिए। मैं तो खुश हूं, प्रसन्न हूं, और मुझे मान है, सम्मान है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मेरी तरह सारे लोगों को मान सम्मान है।
सभी को मान सम्मान है, कोई ऐसा नहीं जिसको अपमानित किया गया हो। मुझे आप एक नाम बता दें जिसको अपमानित किया गया हो। कोई अपमानित नहीं हुआ है। और एक चीज आप समझो, एक अंग्रेजी में कहावत है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले उस योग्य बनिए। आपका को अगर कोई पैर छूने आएगा तो केवल आप ब्राह्मण इसलिए पैर नहीं छुएगा, आप में ब्राह्मणत्व होगा तब आपका पैर छुएगा। तो उस ब्राह्मणत्व को जगाइए ना। जब वो ब्राह्मणत्व जग जाएगा तो हर आदमी आपके पैरों पे होगा। उसको जगाने की आवश्यकता। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया को कैसे रेट करते हैं? आपने तो कई मुख्यमंत्रियों को देखा होगा, क्या देखते हैं और क्या समझते हैं? विकास पुरुष, योगी विकास पुरुष। और योगी जी में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो कह लीजिए हौसला है, गुंडा राज को समाप्त करने का जो हौसला है, और उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां आज रात बिरात भी अपने घर से अकेले जा सकती हैं, ये कॉन्फिडेंस दिलाया है योगी जी ने। उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहाई है योगी जी ने। तो योगी जी, मैं फिर कहता हूं, योगी है तो उत्तर प्रदेश है, और योगी नहीं है तो उत्तर प्रदेश में ज्वालामुखी फूटेगा। आप देखिएगा, ये जो अन्य लोग हैं ना, ये ज्वालामुखी की तरह अंदर अंदर गर्म हो रहे हैं। इसलिए योगी का रहना जरूरी है ताकि इस ज्वालामुखी को ठंडा किया जा सके। कौन लोग गर्म हो रहे हैं? कौन सी ज्वाला? समाजवादी वो आतंक फिर से लाना चाहते हैं जिस आतंक में वो लोग पहले थे। अच्छा, आप तो मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, सबको बहुत नजदीक से देखे। बिल्कुल। योगी जी की सबसे खास ऐसी बात, आपने कल्याण सिंह के राज को देखा, राजनाथ सिंह के राज को देखा, योगी राज की सबसे बड़ी ताकत क्या है? संकल्प। योगी जी ने जो संकल्प ले लिया कि ये करना है, जैसे कहते हैं ना कि मैंने कमिटमेंट कर लिया तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। हाँ। योगी ने कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो किसी की नहीं, अपनी भी नहीं सुनते। वांटेड फिल्म के सलमान खान। कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया। हाँ। तो योगी जी में तो कमिटमेंट है, प्रदेश को बनाने का, देश को आगे ले जाने का कमिटमेंट है। हाँ। यूपी का सबसे बड़ा नेता कौन? आज की तारीख में तो योगी देश के नेता हैं, तो यूपी से तो वही है। देश के नेता? देश के नेता हैं वो। आप किसी स्टेट में चले जाइए, मैं तो अभी गुजरात गया था, तो जिस टैक्सी में बैठा था उसके ड्राइवर से ऐसे ही चर्चा होने लगी। तो वो ड्राइवर ने कहा कि आप कहाँ से हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश से। तो उसने कहा अरे आपके मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं। उस प्रदेश का एक ड्राइवर जो कभी उत्तर प्रदेश नहीं आया, वो इस बात को अगर कह रहा है कि योगी जी आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। तो अभी आपने वेस्ट बंगाल के चुनाव में देखा मंच पे क्या स्थिति हुई। अच्छा, बीजेपी में आपने कहा ना कि देश के नेता हैं, तो बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन? बीजेपी के देखिए नेता के रूप में अगर देखिए, हाँ, तो सबसे बड़े नेता योगी हैं नेता के रूप में। लेकिन बीजेपी के पद पर सबसे शीर्ष पे हमारे मोदी जी हैं। लेकिन नेता के रूप में और कमिटमेंट करने वाले के रूप में, मेरी बात कड़वी है, लगेगी लोगों को, विरोध के स्वर उठेंगे, नंबर काटने की लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ये उदय भान करवरिया ये सच्चाई बोलता है। और योगी से बड़ा नेता आज इस देश में कोई नहीं है, मैं इसको कहता हूं। मतलब सबसे बड़ा नेता योगी। योगी से बड़ा कौन है? कमिटमेंट है योगी जी में। बीजेपी का सबसे बड़ा सबसे कद्दावर नेता योगी जी। अरे बाप रे बाप, सबसे कद्दावर। बीजेपी का सबसे बड़ा नेता योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, कोई संशय नहीं इसमें, कोई संशय नहीं। मोदी जी? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। वो नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का देश में। नेता में और नेतृत्व में फर्क होता है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हमारे हैं जो विधायक नहीं हो पाए, सांसद नहीं हो पाए, लेकिन क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में उनका नाम लीजिए तो नेता वो बड़े हैं। नेतृत्व कोई भी करे, मंत्री कोई हो जाए, विधायक कोई भी हो जाए, सांसद कोई। मैं भी कई बार कहता हूं कि मैं जोशी जी के नजदीक रहा, मैं विधायक हो गया। मुझसे ज्यादा कैलिबर के लोग थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो विधायक नहीं हो पाए। मुझसे ज्यादा कैलिबर के थे, लेकिन मेरा भाग्य था कि मुझे टिकट मिला, मैं विधायक हुआ, मैं बड़ा हो गया। वो बेचारे मुझसे ज्यादा कद वाले लोग भी छोटे रह गए। मतलब आपका कहना है कि देश में सबसे बड़ा नेता अगर है तो योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, आप देखिएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं
वो नेतृत्व कर रहे भारतीय जनता पार्टी का नेता सबसे बड़े महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं इसको बिल्कुल अपने अंतरात्मा से कह रहा हूँ, बिना डरे कह रहा हूँ, बिना भय के कह रहा हूँ। मुझे किसी भय और किसी चिंता से दूर रह करके कर रहा हूँ। सब ये बोलने का कैलिबर नहीं करेंगे। ये वही बोलेगा जिसमें कमिटमेंट होगा, ये वही बोलेगा जो अंदर से मजबूत होगा, और वही बोलेगा जिसको देश की चिंता होगी, जिसको देश के जनता की चिंता होगी। मैं उस चिंतन के नाते इस चीज़ को कह रहा हूँ। अमित शाह जी संगठन के अच्छे कार्यकर्ता हैं, संगठन में सबसे वरिष्ठ हैं, चाणक्य हैं, संगठन को मुनने वाले हैं। अमित शाह जी का संगठन के विषय में कोई जवाब नहीं है। उतना मेहनत करने वाला व्यक्ति, संगठन के एक एक कार्यकर्ता को कहाँ से किसको जोड़ा जाए, कैसे माला में पिरोया जाए, ये क्षमता तो अमित शाह जी में अद्भुत है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। लेकिन नेता योगी, नेता अलग होता है, संगठन अलग होता है, नाम किसका चलता है वो अलग होता है। मैंने कहा ना, अपना ही उदाहरण दिया, मुझसे बड़े बड़े भी नेता थे। उदयभान जी, रहना है ना भाजपा में? क्यों, कहीं और जाना है क्या? इसी में जीना है, इसी में मरना है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बोल क्या रहे हैं? और भाजपा हमारी है भाई, किसी और की है क्या? हमारी भाजपा की है। हमने सन 55 में इंजीनियरिंग करके आया, 90 में, और 91 से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया है। कहीं दल नहीं बदला, लोभ मिला, लालच मिला, कहीं गया नहीं। और इसी झंडे को लेकर के अपने जीवन का समापन भी करना है। मैं उन लोगों में से हूँ। ये राजनीति में सांसद होना, विधायक होना, मंत्री होना, उसके लिए दल बदल लेना, वो उदयभान करवरिया वो नहीं है। उदयभान करवरिया खाटी भाजपाई है, इसलिए देश हित की बात करता है, भाजपा हित की बात करता है। टिकटवा कट जाएगा। टिकट की जरूरत नहीं है। टिकट के क्या काम है? जितने विधायक हैं उनसे ज़्यादा मेरी सुनी जाती है, उनसे ज़्यादा जनता मेरे पीछे टहलती है। टिकट की चिंता उसको जिसकी पहचान ना हो, यहाँ उसका अभाव नहीं है। जिस तरह से बोल रहे हैं आप, अरे जनता मेरे साथ है, मैं जनता के बीच का आदमी हूँ। तो जनता की मैं जो बोल रहा हूँ इसको जनता की आवाज़ मानिए आप। मैं जब गांव में, गलियारे में, चौपाल में बैठता हूँ ना, तो जो जनता कहती है मैं आप लोगों के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करता हूँ। ये मेरी भावना तो है ही, लेकिन मुझसे जो जनता चर्चा करती है, मैं उस बात को आप लोगों के सामने ले आता हूँ। और मुझे लगता है उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं करनी चाहिए। जनता पब्लिक की बात को कौन पहुंचाएगा? हम जैसे लोग पहुंचाएंगे। अच्छा, पब्लिक की बात, मतलब पब्लिक ये कहती है कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े नेता हैं। सर्वे करा लीजिए आप, एक सर्वे कराइए। हाँ। और अगर आदित्य योगीनाथ जी देश के सबसे बड़े प्रभावशाली नेता के रूप में नहीं आते हैं, तो मेरी जबान काट लेना, मैं कहना बंद कर दूंगा। सर्वे करा लो आप। आपका ये जो आत्मविश्वास है, इसलिए आत्मविश्वास है, ये जो बड़बोलापन कह सकते हैं। ना, बड़बोलापन नहीं। देखिए, बड़बोलापन उसका होता है ना, हाँ। जो केवल मीडिया के सामने ही बातों को रखता है, हाँ। कहीं जाता नहीं है। हाँ। आज फेसबुकिया नेता बहुत हैं, हाँ। जो बड़बोले हैं, लेकिन एक कमरे में एसी चला के दिन भर फेसबुक चलाते हैं। हाँ। हम लोग गांव में 2-2 बजे रात तक काम करते हैं। हाँ। दिन दोपहर बरसात इसको नहीं देखते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं। तो ये यहाँ की आवाज है, जनता की आवाज, जनता की आवाज है। और यही इलाहाबाद की आवाज नहीं है ये। हाँ। मैंने आपको गुजरात का उदाहरण दिया, मैंने आपको वेस्ट बंगाल का उदाहरण दिया, मैंने आपको महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। आप किसी प्रदेश में चले जाइए अपना कैमरा लेके, तो कैमरे के सामने हो सकता है कोई हिचके। आप ऐसे ही पूछिए किसी से कि आज देश का सबसे बड़ा नेता कौन है, तो आपको आवाज एक ही आएगी, योगी आदित्यनाथ। निश्चित रूप से। निश्चित जिस धरा पे हम हैं, ये प्रयागराज है, इलाहाबाद की धरती है। यहाँ कोई राजा नहीं हुआ है। अगल बगल प्रतापगढ़ में राजा, आपके रीवा में राजा, यहाँ राजा, वहाँ राजा, सब जगह राज रहा है। प्रयागराज संत महात्माओं की धरती रही है, तो यहाँ से जो आवाज उठती है ना, उसको कोई रोक नहीं पाता है। तो यहाँ का सवाल है कि प्रयागराज का सबसे बड़ा राजा, प्रयागराज का भाजपा का सबसे बड़ा नेता केशव मौर्य। केशव मौर्य तो प्रदेश के नेता हैं, प्रयागराज के कहाँ? वो तो डिप्टी सीएम है हमारे। हाँ। और डिप्टी सीएम के रूप में उनको एक जिले में नहीं बांधा जा सकता है। हाँ।
वो तो हमारे प्रदेश के नेता हैं, हाँ, तो उनको आप प्रयागराज तक में सीमित मत करिए। डिप्लोमेटिक कर लिया आपने। नहीं नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं किया भाई। देखिए, अगर प्रयागराज के ही होते तो केशव मौर्य आपसे बड़े नेता? आज की तारीख में, आज की तारीख में कद बड़ा है, उम्र छोटी है हमसे। आज की तारीख आज की तारीख में। और पहले की तारीख में? पहले मैं था। इसको जनता से पूछेगा, अपने से बड़बोला कहते हैं इसको। वो विश्व हिंदू परिषद में थे, मैं भाजपा में था। मैं सचेतक रहा जब वो कुछ नहीं रहे। मैंने चुनाव लड़वाया, मैंने किया, जनता के लिए, जनता के बीच में स्थापित किया। लेकिन 10 वर्ष मैं कारागार में रहा तो सबका हेलीकॉप्टर उड़ने लगा और मैं वहाँ से बैठ के देखता था कि यहाँ स्थान मेरा था, बैठ कोई और गया है। आपने कहा कि आप नेता थे पहले। हाँ, इसको पूछिए। आपने कहा कि आपने स्थापित किया, क्या स्थापित किया? विधानसभा मैंने लड़ाई 12 की है? आप पूछो ना। संजय भाई जोशी उस समय प्रभारी थे। सिराथू में चुनाव के 3 महीने पहले मैंने अपने विद्यालय में मीटिंग करके घोषणा किया कि आप लोग तैयारी करिए, इनको चुनाव लड़ाएंगे। लोग समय अपना भूल जाते हैं, समय भूल जाते हैं। मेरे पास देखिए कुछ खोने और कुछ लेने की लालसा नहीं है। केशव जी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं पिछड़ों के बड़े नेता। पिछड़ों के ही कहते हैं ना, कि भाजपा के बड़े नेता कहते हैं। आप बताओ। पिछड़ों के नेता? पिछड़ों के। भाजपा में अगड़ा पिछड़ा का नेता है तो वो छोटा हो जाता है, जो भाजपा का बड़ा नेता है वो बड़ा होता है। अगर आप पिछड़ों के बड़े नेता बन गए, दलितों के बड़े नेता बन गए, सवर्णों के बड़े नेता बन गए, तो आप तो एक जात में सीमित हो गए। आप बड़े कहाँ हुए? बड़ा वो है जो हर जाति के बीच में है। बड़ा वो है जो सारे समुदाय के बीच में है। बड़ा वो है जो सारी भारतीय जनता पार्टी और सारी उत्तर प्रदेश के बीच में है। एक जात के नेता होकर के आप बड़े नहीं हो सकते। आपने कहा कि 2012 में सिराथू में जब वो पहली बार विधायक बने तो वो टिकट आपने दिलवाया था। हाँ, पूछिएगा, लोगों से पूछिएगा। और अगर आप बिना कैमरा लगाए पूछेंगे तो वो भी इसको स्वीकार करेंगे। कैमरे के सामने आज नहीं स्वीकार करेंगे। बड़े नेता हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, कद बड़ा है, हिचक लगेगी ये स्वीकार करने में। लगती ना हिचक जब आदमी बड़ा हो जाता है। जैसे आप मीडिया में हो तो आज अगर आप ज़्यादा मीडिया में ऊपर हो जाओ तो शुरुआती दौर में आपको जिसने बढ़ाया होगा उसका नाम लेने में थोड़ा हिचक लगती है कि अरे यार अब मैं कैसे कहूँ कि वो मुझसे बड़े थे। तो ये हिचक लगती है। ऑफ कैमरा कह देगा आदमी, लेकिन ऑन कैमरा स्वीकार करना थोड़ा कठिन हो। तो ऑन कैमरा तो आप स्वीकार ही कर रहे हैं कि योगी जी देश के सबसे बड़े नेता हैं। आप तो स्वीकार कर रहे हैं। मैं इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं जनता की आवाज़ को कह रहा हूँ। तो केशव प्रसाद मौर्य 2012 में सिराथू का टिकट उदय भान करवा रही है, तो आप इतने बड़े नेता थे क्या टिकट दिलवा देते थे? मैं? हाँ, बिल्कुल था। उस समय मैं बड़ा नेता था और मेरे अलावा था कौन? इधर 3-4 जिले में मेरे अलावा कौन टिकट दिलाता था? क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। सन 2002 में भाजपा के 80 विधायक थे, उनमें से मैं एक था। सन 2007 में भाजपा के 48 या 49 विधायक थे, उसमें से मैं एक था। ठीक ना? अब भाग्य है कृष्ण की जन्मस्थली पहुंचा दिया गया कुचक्र करके, तो उस कुचक्र में फंसा रहा। अगर वो 10 साल का पीरियड कहीं न गया होता तो आज आप शायद ये प्रश्न मुझसे न पूछते कि बड़ा कौन छोटा कौन। आपको खुद ही दिखाई पड़ता कि बड़ा कौन था। अच्छा, ये प्रश्न पूछा ना जाता फिर कि 10 साल में केशव बड़े कि आप बड़े, हिसाब बराबर हो जाता। केशव जी तो विश्व हिंदू परिषद से निकल के आए, भाजपा में नहीं थे वो। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं थे, वो विश्व हिंदू परिषद से हमारे अनुसांगिक संगठन से निकल करके आए। सिंघल जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रयागराज में आपके घर पे कभी आते थे? हाँ, अक्सर आते थे, अक्सर आते थे। मित्रता थी, बैठते थे, मैं उनके यहाँ जाता था, वो मेरे यहाँ आते थे। कोई ऐसा दुराव थोड़ा था। आज भी दुराव नहीं है, दुराव आज भी नहीं है। हम लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं, एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो पद पे है, ज़्यादा काम कर ले रहे हैं, मैं पद पे नहीं हूँ, थोड़ा कम काम कर ले रहा हूँ। भाई इतना ही फ़र्क है। एक कसक है ना 10 साल जो जेल में रहने का। कसक है और कसक जिंदगी भर रहेगी।
कि एक झूठे आरोप में फंसा करके 10 साल मुझे अंदर रखा गया। अगर कोई अपराध करता है और उसको सज़ा मिलती है तो उसकी अंतरात्मा में कसक नहीं होती है, लेकिन निरपराध होते हुए मेरा पूरा परिवार इस षड्यंत्र में फंसाया गया, इसकी कसक ज़िंदगी में कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। समझ लो ये कितना कष्टदायी होता है जिस आदमी ने अपने जीवन के बहुमूल्य 10 साल अंदर बिताए हो और उसके बाद आया हो बाहर और 2 महीने के बाद ही उसकी पत्नी दिवंगत हो गई हूँ। उसकी अंतरात्मा से आप पूछिए कि उसकी क्या स्थिति और क्या परिस्थिति रहती है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं आपसे। तो ये कसक तो कभी नहीं जाएगी, कभी जानी ही नहीं। 2 महीने के अंदर 2 महीने में मैं जुलाई में आया हूँ और सितंबर में 25 जुलाई में आया हूँ और 26 सितंबर को वो छोड़ गई। इससे ज़्यादा कसक क्या होगी। बहुत कुछ मिस कर गया, सब कुछ मिस कर गया, बहुत कुछ क्या, सब कुछ मिस कर गया। परिवार भी मिस कर गया, सब मिस कर। लेकिन अच्छा हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, सब मिस हो गया, लेकिन मैं नीलम को, अपनी पत्नी को इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि मेरे 10 साल अंदर रहने के बावजूद भी जो जनता हमारे साथ जुड़ी है उसको वो बढ़ा करके इस दुनिया से गई है, उसको घटाया नहीं उन्होंने। एक महिला जो घर से निकली हो, कहते हैं ना कि हाउस वाइफ घर से निकली हो, राजनीति में पहुंची हो और अपने को स्थापित किया हो, उस तरह की वो रानी थी। झांसी की रानी, उसको ये अपने जो गवर्नर साहब हो गए हैं ना, हाँ, लक्ष्मण आचार्य जी, उनसे पूछिएगा, वो कहते थे नीलम तो झांसी की रानी। परिवार ने हमारे संघर्ष किया है, हमको कुछ दान में नहीं मिला है, हमको जाति के आधार पर कुछ नहीं मिला है, हमने संघर्ष करके प्राप्त किया है, जनता के बीच में रह करके प्राप्त किया है। किसी का घर नहीं लिया है, किसी की जमीन नहीं लिया है, किसी से धन नहीं लिया है, किसी से कोई बदतमीजी नहीं किया है। जनता के प्रेम ने हमको बढ़ाया है और वही प्रेम हमको आज भी बढ़ा रहा है। और ये प्रेम कुछ लोगों को कसकता है कि अभी भी ऐसा प्रेम क्यों है इनके जनता के बीच में, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ महीने पहले आए थे, 1 महीने के लगभग आए थे, आप मंच पे थे, वो तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है बैठिए। नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं भाई। वो पता नहीं कौन सा आदमी था, मैं गया, हम लोग थे, मुख्यमंत्री जी जब बैठे तो मैं नमस्कार किया। फिर मैं वापस जब लौटने लगा तो स्वतंत्र देव जी साथ में थे, वो खड़े हुए, अरे भाई साहब, तो मैं पलटा, मेरे मित्र हैं स्वतंत्र देव जी, आज मंत्री हैं। मैंने कहा अरे भाई साहब नमस्कार, ये कह के मैं जा कर बैठने लगा। आप उस वीडियो को देखिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं, ठीक। अब उसको किसी ने खुराफात में और किसी ने अपने नहीं चलवाया होगा कि योगी जी ने कहा जाइए बैठिए। अरे भाई बैठने को योगी जी क्यों कहेंगे, कुर्सी सबकी है, ये खुद ही बैठेंगे। योगी जी का संबोधन हुआ, योगी जी। अभी योगी जी आए 2-3 दिन पहले, हाँ आए थे, मंच पर आपने झुककर योगी जी को प्रणाम किया जी। वहीं केशव जी थे, आपने ताका ही नहीं। उन्होंने हमको ताका नहीं तो मेरी नज़र उन पर पड़ी नहीं। योगी जी ने ताका, नमस्कार हुआ। जो हमको ताकेगा हम उसको ताक लेंगे, जो हम ही को नहीं ताकेगा हम उसको कैसे ताक लेंगे। हमको आप ताकोगे तब तो हम आपको ताकेंगे। जैसे ताका ही नहीं, जब उन्होंने नहीं ताका हमने भी नहीं ताका। थोड़ा वो रहता है ना, लोकल स्तर पर क्या होता है कि नेता देखिए बड़ा होना चाहिए दिल से भी, लेकिन आदमी को देखता है कि यार ये आदमी के पास कोई पद भी नहीं है। आज इस आदमी को हम बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता इससे कम नहीं हो रही है। तो ये पीड़ा देती है लोगों को, और जब ये पीड़ा देती है तो वो कूटनीतिक तौर पे आपको पीछे करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं घबराता कभी, क्योंकि मैं जनता के बीच का आदमी हूँ। जब तक मेरे साथ जनता है मैं हूँ, और जब जनता नहीं रहेगी, अपना घर है, अपना परिवार है, अपना व्यापार है, कोई ज़रूरी है कि हाथ जोड़ करके राजनीति की जाए। पब्लिक के लिए राजनीति करनी है, अपने लिए नहीं करनी। लेकिन इस मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संकल्प लो, दृढ़ प्रतिज्ञ बनो और तीसरी बार
योगी सरकार, योगी जी के नेतृत्व में एक बार संकल्प लीजिए, जय श्री राम, वंदे मातरम, अच्छा किया, भारत माता की जय। अच्छा किया। और जो प्रदेश में एक संदेश जा रहा था, 3-4 बार ये लोग केंद्र में गए और संदेश आया प्रदेश में कि मोदी जी को मिला करके या जैसे भी बात करके कन्विंस करके योगी जी को हटाने का कुचक्र चल रहा है। तो ये कुचक्र चलने का एक संदेश गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कार्यकर्ताओं में भी बड़ा कष्ट था कि बताइए आपस में ही इस तरह की स्थिति होगी तो हम सरकार को कैसे बनाएंगे। लेकिन ये समय पे सद्बुद्धि आई, ईश्वर ने समय पर ज्ञान दिया। प्रयागराज की धरती पर जहाँ संत महात्माओं का वास रहा है, संत महात्माओं ने बुद्धि को खोला और बुद्धि को खुलने के बाद योगी जी को पुनः 27 में हम तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसका संकल्प दिलाया गया। मुझे अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब एक हैं। आप उस मंच पे थे, कैसे किया उन्होंने? मंच पे थे वो, उन्होंने कहा सब लोग मुट्ठी बांधिए, हाथ उठाइए और बोलिए कि योगी जी को हम लोग तीसरी बार मुख्यमंत्री बना करके भेजेंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा ताली मैंने बजाई, उस संकल्प को सबसे ज़्यादा मुट्ठी बांध के मैंने लिया कि चलिए। अभी तक तो मैं अकेले ले रहा था, सब लोग दिला रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, मेरा मज़ा आ गया, उसमें तो आनंद आ गया। पहले एक रिफ्ट की बात होती थी, वर्चस्व की बात होती थी, केशव बनाम योगी की बात। अच्छा हुआ वो ख़त्म हुआ, प्रयागराज की धरती ने उसको समाप्त किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए अच्छे संकेत हैं। कार्यकर्ता भी पिसता है ना, नेता तो आपस में बैठ लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता है, ये तेरा ये मेरा, और वो तेरा मेरा में कार्यकर्ता बेचारा पेंडुलम की तरह झूलता रहता है, उसको कोई तवज्जो नहीं मिलता। लेकिन सब इकाइयाँ हमारी एक तो ऐसा बदलाव कैसे हो गया? ईश्वर की कृपा, प्रयागराज का महत्व, और प्रयागराज में आकर के ये संकल्प हुआ। धन्य हम लोग। शहर उत्तरी से केशव जी लड़ना चाहते हैं, लड़ाएंगे? अभी तो वहाँ हर्ष वाजपेयी जी विधायक हैं, तो अब हम तो वैसे सेनानी हैं कि जैसे पद 2 तरह के 3 तरह के होते ना। आज मैं न घोड़े पे सवार हूँ, न हाथी पे सवार हूँ, न राजा हूँ, न महाराजा हूँ, न सेनापति हूँ। आज तो एक पैदल वाले जो आगे दौड़ा दिए जाते हैं ना, जैसे आप देखो किसी पिक्चर में पहले राजा महाराजा लड़ते थे तो आगे जो है पैदल सेना रहती थी, जिनको वो बल्लम पकड़ा दिया जाता था कि पहले मरे तो ये मरे। अब पैदल हैं आप? पैदल वाले सेना वाले हैं, बल्लम लिए खड़े हैं, पीछे से हुक्म आएगा कि इसको लड़ाओ, बल्लम लेके दौड़ पड़ेगा कि भैया हु अभी तो लड़ा देंगे। पैदल सेना है, अभी तो पैदल है, तब भी तो मंचों आप चढ़ रहे हैं। अब चढ़ा लेते हैं लोग, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि न चढ़ने पाए, कुछ लोग प्रयास करते हैं। पैदल आदमी को मुख्यमंत्री के मंच पे कैसे जगह मिल जा रही है? जगह इसलिए मिल जा रही है कि एक वो तो है ही ना कि पूर्व विधायक हैं। हाँ, एक रुतबा तो है ही है। मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा 2 बार, पूर्व विधायक, तो एक स्टेटस है। अब या तो किसी पूर्व विधायक को न चढ़ाएं तो मुझे काटें। हाँ। अब जब एक भी पूर्व विधायक को लेंगे तो मुझे तो लेना पड़ेगा। हाँ। और ना लेंगे तो नीचे से ताली बजाएंगे। केशव जी लड़े हैं, जीते हैं, पार्टी का उत्थान हो। हाँ, देखो वो प्रदेश के नेता है। हाँ। कहीं से भी लड़ सकते हैं, कहीं से भी जीत सकते हैं। हाँ। यहाँ जो लोग बेचारे जीते हैं, हाँ। उस ब्राह्मण की क्यों हत्या करना? अकेला बचा है यहाँ। हाँ, अकेला विधायक है, अकेला विधायक है यहाँ से, हर्ष। हाँ, उसकी क्यों हत्या करना? उसको क्यों हटाना? आप तो प्रदेश के नेता हो, आप कहीं से भी जीत सकते हो। हाँ। तो बेचारा जो वहाँ मेहनत कर रहा है, जो दिन भर जनता के बीच में लगा रहता है, उसको क्यों हटाएंगे? आप किसी ऐसी सीट से लड़ो जो पिछड़ा बाहुल्य हो। जैसे कहते हैं ना कि पिछड़ों के सबसे बड़े कद्दावर नेता, तो ये तो ब्राह्मण बाहुल्य है। आप पिछड़ा बाहुल्य से लड़ो तो ये भी अंदाजा आएगा कि हम पिछड़ों के बीच में कितना काम किए। श्रावस्ती जो सिराथू सीट थी वो भी तो पिछड़ा बाहुल सीट थी। तभी तो मुझे संशय है कि पिछड़ा नेता हम हैं, फिर भी हम वहाँ कैसे हार गए, ये मेरे समझ में नहीं आया। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। काम करना चाहिए पब्लिक के बीच में। पब्लिक में कुछ आक्रोश होगा, जब आदमी मंत्री हो जाता है, डिप्टी सीएम हो जाता है, तो उससे उम्मीदें भी ज़्यादा पालते हैं लोग, और उम्मीदों पर न खरा उतरने में पब्लिक का आक्रोश होता है। और दूसरा क्या है
कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा, अगर मुझ में अत्यधिक महत्वाकांक्षा है तो पब्लिक मेरे पीठ पीछे जरूर कहेगी कि अरे आदमी ये बेकार है भाई, जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं, उसके लिए भागा जा रहा है आगे के लिए। तो आगे जो व्यक्ति काम कर रहा है वो तो अच्छा आदमी है ना, उसको क्यों हटाना? उसने तो अपने को साबित किया ना। जो आगे हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं आज योगी जी, उन्होंने तो देश में प्रदेश में साबित किया कि बेहतर व्यक्ति, बेहतर आपका चलाने का तरीका, बेहतर प्रदेश को बनाने का तरीका आप बेहतर है। तो उस बेहतर आदमी को रिप्लेस करने की क्यों सोचना? आप जो हैं उस पर अच्छा काम करो, अच्छा काम करो। हो सकता है कल आप उनसे अच्छा काम करो, आपको आगे और मौका मिल जाए। कूटनीतिक तरीके से हटाना और उस पर चर्चा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता एक गुलदस्ते की तरह हैं और उस गुलदस्ते से एक फूल बार बार उठे और कहे बाकी को हटाओ हमको ले आओ, तो गुलदस्ता वो मज़ा नहीं देता, फिर देखने में अच्छा नहीं लगता। हर्ष वाजपेयी मजबूत है शहर उत्तरी में? मजबूत ना होता तो 2 बार से विधायक कैसे होता? 2 बार से विधायक हो रहा है ना, मजबूत है तभी तो विधायक है, न मजबूत होता तो कैसे विधायक होता? आपका आशीर्वाद है पूरा? मेरा भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी के साथ सहयोग है। आशीर्वाद देने लायक तो नहीं हूँ, उम्र बड़ी है ना, उम्र के लिहाज से चाचा कहता है आशीर्वाद पूरा है, उसको टिकट मिलेगा, जी जान से लगेंगे, चुनाव में उसके मदद करेंगे और जहाँ जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ वहाँ जाएंगे, वहाँ वहाँ मदद करेंगे। किसी से कोई ऐसा नहीं कि इसके यहाँ जाएंगे, इसके यहाँ नहीं जाएंगे, इसके यहाँ नहीं करेंगे। अच्छा, आप तो राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त से जुड़े हुए हैं जी, पार्टी से जुड़े हुए हैं, ईटा भी पहुंचाए होंगे, कुछ आप बालू मोरंग भी पहुंचा दिए होंगे, ठीक है? तो ऐसे में ये जो राम मंदिर से आ रहा है उससे तो छवि कुछ अभी इसके लिए कुछ कह नहीं सकते, कष्ट है। देखिए अगर ये बात सही होगी तो कष्ट होगा, लेकिन जब तक जांच ना हो जाए, चीजें ना सामने आ जाएं, तब तक कैसे कहा जाए कि ये आरोप प्रत्यारोप सही है या गलत है? तो ये जांच चलने तक मुझे लगता है कि हम लोगों को संयम रखना चाहिए। भाजपा को नुकसान होगा? नहीं, नुकसान तो तब होगा जब ये घटना सही साबित होगी, लेकिन जब ये नहीं सही साबित होगी तो कैसे नुकसान होगा? अब आरोप लगाने वाले लोग ऐसे होंगे जो इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते होंगे। अच्छा, एक बात समझ में आ रही है, स्टूल को लेकर बहुत बातें होती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य स्टूल मंत्री हैं, स्टूल मंत्री हैं, अखिलेश यादव कहते हैं ना कि स्टूल मंत्री हैं, और इसी प्रयागराज में रेवती रमन सिंह जी अखिलेश यादव के सामने स्टूल पर पैर रख के बैठ गए थे। स्टूल तो यहाँ क्या हो गया? नहीं, वो उनकी वो बाध्यता है कि उनके ये पैर में पैर मुड़ता नहीं है। हाँ, तो उनकी वो मजबूरी है कि वो पैर को सीधा ही रखने के चक्कर में उनको पैर रखना पड़ता है। अरे तो बेड पे सो गए होते, हाँ, कर सकते थे। पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ, उम्र चाहे जितनी भी हो, उसके सामने स्टूल पे ऐसे पैर टांग के बैठना ठीक लगता है आपको? अब इसके विषय में मैं क्या कहूँ कि किन परिस्थितियों में बैठे क्या करें, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनका पैर सीधा नहीं होता है, तो लिहाजा वो अक्सर ऐसे ही बैठते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, उम्र में भले अखिलेश जी छोटे हैं उनसे, और वो अखिलेश जी के पिताजी के साथ काम किए हैं। एक समय था कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, कि रेवती रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो उस दौर के वो व्यक्ति हैं। तो सीनियरिटी उनकी जरूर है, लेकिन उसी पैर को स्टूल में रख के जमीन में ही अगर सीधा रख लेते तो थोड़ा ठीक होता, अच्छा होता, अच्छा होता। हम भी सवाल ना पूछते आपसे? हाँ, अच्छा होता। लेकिन अब वो किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, वो मैं उसके विषय में क्या कहूँ, मैं वहां तो था नहीं। आपके एक साथी हैं प्रयागराज के, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कैसे नेता है, कैसे देखते हैं? अच्छा नेता है और पब्लिक के बीच में काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, गरीब असहाय लोगों के सहयोग में खड़े रहते हैं। नंदी ठीक नेता। अच्छा, हाँ, अच्छे नेता है, लोगों के बीच में अच्छा काम करते हैं। और विशेष करके आप देखो कि गांव ग्रामीण झोपड़पट्टी के बच्चों को ले जाना, पिक्चर दिखाना, उनको शॉपिंग कराना। जो बच्चे मॉल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, नंदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको मॉल के अंदर तक लेके जाते हैं, उनको खरीदारी भी करवाते हैं। तो ये सब देख करके लगता है कि वो व्यक्ति बेहतर है, अच्छा व्यक्ति। सिद्धार्थनाथ सिंह अच्छे नेता हैं सिद्धार्थ जी, तो मंत्री भी रहे हमारे, और बड़ा कद है सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ जी का बड़ा कद है हमारे यहाँ, बेहतर नेताओं में से। इस बार मंत्री नहीं बन पाए? अब
मंत्री बनना न बनना ये तो केंद्र का रहा होगा कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। मेरे हाथ में तो था नहीं, मेरे हाथ में होता तो वो जरूर हो जाते, बना देते, बनवा देते आप, हाँ? मेरे हाथ में होता तो वो, क्योंकि बेहतर व्यक्ति हैं तो वो बन गए होते लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं आज की तारीख में। यहाँ की राजनीति में रीता बहुगुणा जोशी, हाँ रीता जी भी हैं, रीता जी भी हैं, लेकिन अभी तो उनके यहाँ थोड़ा सा कुछ लगातार 2 घटनाएं हुई तो हल्का सा वो राजनीति से दूर हैं, अपने को दूर रखे हैं, लेकिन बेहतर नेता हैं। बहुगुणा जी के बाद देखिए, बहुगुणा जी के लड़के भी हैं, लेकिन बहुगुणा जी का वारिस किसी को माना जाता है तो रीता बहुगुणा जोशी जी को माना जाता है, लड़कों को नहीं माना जाता है, क्योंकि रीता जी में थोड़े गुण हैं राजनीति वाले, तो इसलिए उनको माना जाता है। यहाँ कई विधायक हैं जो आपके प्रिय हैं, दीपक पटेल, सभी प्रिय हैं, हमारे भाजपा का सब व्यक्ति मेरा प्रिय दीपक पटेल, दीपक भी अच्छा लड़का है, हाँ दीपक भी अच्छा लड़का है, हाँ और देखिए अभी फूलपुर बाई इलेक्शन जीत करके आया, हाँ, अच्छा लड़का है, व्यवहार कुशल है, व्यवहार कुशल। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके पास में जनता आ रही है और आप जनता की बैठ के सुन ले रहे हो तो आधा दर्द जनता का वहीं दूर हो जाता है। वो करता है इस चीज़ को, इसलिए बेहतर मैं उसको कहता, अच्छा कहता। अच्छा, आपको मुरली मनोहर जोशी जी बहुत मानते थे, आप उनके हनुमान थे, कुछ ऐसे किस्से सुनाइए जो जनता मतलब जानना चाहती हो कि जोशी जी, प्रयागराज और उदयभान करवारिया क्या कहानी। मैं जोशी जी की एक चीज़ को सदैव अपने जहन में रखता हूँ। एक बार हम लोग गाड़ी से जा रहे थे तो मैंने जोशी जी से कहा कि मैंने कहा दादा ये बताइए कि आप इतने बड़े भाई, भारत माँ की 3 धरोहर में से एक धरोहर आप हैं, और आप जो आदमी आपके साथ में गलत करता है, चुनाव में भी गलत करता है, आप उसको भी माफ़ करे रहते हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, मैं वो आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक महात्मा जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करने के बाद सूर्य को जल देने के लिए जब उन्होंने ऐसे जल उठाया तो उसमें एक बिच्छू आ गया, और बिच्छू की जो प्रवृत्ति थी उसने उनको डंक मार दिया। लेकिन महात्मा जी वैसे ही का वैसे लेकर के बिच्छू को जल के बाहर निकाल के रख के सीढ़ी पे फिर गए, फिर स्नान किए, और फिर सूर्य को जल देने के लिए उठाया तो फिर बिच्छू आ गया, उसने फिर से डंक मारा। ऐसा घटना 2-3 बार हुआ। तो जो और महात्मा जी हर बार करते थे कि वो बिच्छू को ले आकर के बाहर छोड़ देते थे। तो बाहर जो लोग देख रहे थे इस नज़ारे को, उन्होंने कहा कि आप इस बिच्छू को बार बार उठा करके बाहर रख दे रहे हैं और ये आपको डंक मार रहा है। तो महात्मा जी ने जो जवाब दिया कि देखो, इसका जो आचरण और व्यवहार और इसकी जो आदत है वो डंक मारने की है। मैं इसको बार बार बाहर रख रहा हूँ, फिर भी ये डंक मार रहा है, अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा है। मैं साधु हूँ, मुझ में बर्दाश्त करने की क्षमता है, मैं बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति हूँ, तो जब ये अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपनी आदत को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मैंने जोशी जी के उस मंत्र को अपने जीवन का मंत्र मान रखा है कि मेरे खिलाफ कोई कुछ भी करे, कितना भी डंक मारे, कितना भी कुछ करे, लेकिन मैं अपने आचरण और व्यवहार को छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हर प्रकार से सक्रिय रहता हूँ। तो कैसे जोशी जी को आशीर्वाद इतना आपको मिला, कैसे आपको? काम देख के मिला, नई नई उम्र थी और जोशी जी का के लिए दौड़ता था, रात रात भर भागता था। हनुमान थे आप, और एम्बेसडर कार में बगल ही बैठते थे। वो इतने बड़े लीडर के, मैं एक चीज़ समझिए, जब इतने बड़े लीडर के बगल में आप एम्बेसडर कार में बैठ के चल रहे हैं तो उससे बड़ा लीडर आज हमको कोई दिखता ही नहीं है। अब किसको अपना नेता बनाए? जोशी जी को नेता बनाया था, उस कद काठी का कौन है जिसको नेता बनाए? इसलिए अपने में मस्त हैं। जैसे कहते हैं ना कि कस्तूरी हो और उसके बाद हम दौड़ रहे हों, तो मेरे पास तो जोशी जी जैसी कस्तूरी है ही, मैं पीछे पीछे किसी के क्यों दौड़ूं। आपका नेता कौन? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मेरे वो नेता हैं, आदरणीय हैं, मेरे कहिए तो सब कुछ है मेरे वो। और मैं अभी भी महीने में 1 दिन ज़रूर जाता हूँ, 2-3 घंटे बैठता हूँ उनके पास, कुछ ना कुछ उनसे सीख करके आता। जोशी जी के पास नहीं जाते। लोग कहते हैं ना कि जो मार्केट में रहते हैं उनके पीछे दौड़ते हैं, मैं मार्केट वालों के पीछे नहीं दौड़ता, मैं उनके साथ बैठता हूँ जहाँ से कुछ प्राप्त कर सकूँ।
जहाँ से कुछ वो मुझे दे सकें, मैं ले सकूं और समाज को दे सकूं। मार्केट वाले भी तो कुछ देते हैं, तभी तो लोग घूमते हैं। अब वो क्या देते हैं भगवान जाने। पद देते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। जिसको उसकी लालचा हो जाए, जिसको उसकी लालच हो सांसदी विधायक की, वो जाए। यहाँ उसकी लालच नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस बार चुनाव लड़ना है ना मुझे ये पार्टी के ऊपर है। अगर पार्टी समझेगी कि चुनाव लड़ने का लाभ है, चुनाव लड़ाएगी। पार्टी समझेगी कि अन्य विधानसभाओं में भेज करके प्रचार करने से लाभ मिलेगा तो प्रचार में लगाएगी, तो उस पर लगूंगा। पार्टी समझेगी कि कोई उपयोगिता नहीं है तो घर बैठ करके आनंद से भाजपा के वंदे मातरम, भाजपा के जीतने की दुआएं करेंगे। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, ये AK-47 कहाँ से चल गया था? पता नहीं कहाँ से चला था, ये तो वो जानते हैं। सुलाकी यादव जो हमारे मुकदमे के वादी हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा है अपने बयान में, उन्होंने कोर्ट में अपने बयान में एक चीज चिड़िया कही। फुर हो गई। हाँ, चिड़िया गई, वहां बैठी है, ले आएंगे। ये चिड़िया का शौक कहाँ से पाले? पशु पंछियों के बीच में रहने से ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ। स्पर्धा नहीं रहती है। हाँ। आदमियों के बीच में ज्यादा, नेताओं के बीच में बैठने से स्पर्धा जगती है। हाँ। इनके बीच में बैठने से स्पर्धा नहीं रहती, मौज में जिंदगी रहती है। बाज और चिड़िया। तो इसलिए जो है क्या कह रहा सुलाकी यादव, सुलाकी ने कोर्ट में बयान दिया कि जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा था मैंने उनको मरवा दिया। हम तो जिंदा हैं, अगर हम होते तो हम मर गए होते। तो जो लोग मरे, जिनको उन्होंने मरवाया, निश्चित रूप से उनके भाई को उन्होंने मारा। तो ये सारी चीज़ें सही, लेकिन हाई प्रोफाइल में और कुछ इस तरह से करके हम लोगों को साजिशन फंसाया गया है, इसमें फंसाया गया। तो AK-47 तड़तड़ नहीं चली? नहीं चली तो न चलती तो मरता कैसे? चली तो, लेकिन चलाने वाले मर गए। आप जब जेल से बाहर है ना, तो उसका बड़ा विरोध है। मेरे जेल से बाहर रहने का? उन्हीं का, उनके परिवार के द्वारा। नहीं, विरोध नहीं है उनका। उनके परिवार को लोग लड़ाते हैं हमसे वोट बैंक के लिए। अच्छा। कि आप बीच बीच में बोलते रहिए, नहीं तो यादव वोट आपसे खिसक जाएगा। अच्छा। अगर आज ये राजनीतिक परिवार ना होते दोनों, तो ये बात ही ना होती। लोग उनको, सपा के लोग भी, जैसे विधानसभा जब चलेगी ना, तो पूजा पाल जी का मामला महाराज जी बोलते थे, तो उसमें लोग उकसाते थे कि जरा सा आप अपना वाला मैटर रखो, लेकिन वो खुद कभी नहीं कही। अच्छा। खुद, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पति के साथ क्या हुआ और किसने किया। हाँ। ये पूजा पाल के आने से पार्टी मजबूत होगी? होगी, निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी। पूजा का एक प्रभाव क्षेत्र है, जहां उनका प्रभाव है, तो निश्चित रूप से पूजा पाल के आने से पार्टी इतनी मजबूत हो जाएगी? नहीं, पार्टी वैसे ही हमारी मजबूत है। अपने समाज में होगी पार्टी हमारी वैसे ही मजबूत है। उस समाज में भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो जी जान से काम करते हैं। अरे इतनी मजबूत रहती तो पूजा पाल को लेके और सीधे उपाध्यक्ष बना दिए ना। अब ये तो केंद्रीय मजबूती देखे होंगे ना। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आप कंट्रोवर्सी हो जाएगी, अभी कुछ कहूंगा। अरे कंट्रोवर्सी क्या, आप तो दिल से बोलते हैं। मुझे आप ये बताओ कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ, ठीक? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं और जा रहा हूँ, तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी में मेरी कीमत नहीं है और मुझे विधानसभा लड़ना ही लड़ना है, तो मैं कहीं अपना अड्डा पकड़ लूँ ताकि मुझे चुनाव में लड़ने का मौका मिल जाए, और या तो मेरा जनाधार खो गया है, मैं वहाँ जाऊँगा तो उस पार्टी का जनाधार लेके मैं विधायक हो जाऊँगा, सांसद हो जाऊँगा, नेता हो जाऊँगा। दो ही कंडीशन में व्यक्ति जाता है। आजकल कोई कहे ना कि ये मेरा आचरण की वजह से गया, मैं इसकी वजह से गया, मेरा मन नहीं, ये सब ढकोसलेबाजी है। विधायक कैसे बन जाए, सांसद कैसे बन जाए, इसके लिए लोग दल बदलते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पार्टियाँ उनको लेती भी है। पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि ये जहाँ हैं, अगर वहाँ बनने की स्थिति में होते तो हमारे यहाँ क्यों आते, तो हम अपने मूल कार्यकर्ता के साथ क्यों खिलवाड़ करें, उसको क्यों न लड़ाएं। जब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के नाम पे हमें वोट प्राप्त हो रहा है, तो हम उस समय भी अगर बाहर के लोगों को ला के लड़ाएंगे तो हमारा मूल कार्यकर्ता क्या वही दरी बिछाएगा? अभी भी जिसने संघर्ष किया, जो लड़ा, जिसने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया, खड़ा किया, वो मूल कार्यकर्ता जब आज अवसर उसको लड़ने का है, तब भी हम अगर दूसरे को ला के लड़ा दे रहे हैं तो वो बेचारा क्या करेगा? मैं ये कहता रहता हूँ और मेरे इस कहने का लोग अन्यथा सोचते हैं। मुझे अपने विधानसभा लोकसभा की चिंता नहीं रहती, मैं रह लिया जितना रहना था,
और मेरे भाग्य में जो होगा उसको मुझसे कोई छीन भी नहीं लेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हमारा मूल कार्यकर्ता है, अगर मूल रहेगा तो ब्याज मिलेगा, मूल नहीं रहेगा तो ब्याज नहीं मिलेगा। हम ब्याज के चक्कर में कहीं मूल को न खो दें, इसकी चिंता हमें करते रहना चाहिए। बाहर से आए हुए लोग मंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष बना दिए जा रहे हैं। गलत है, गलत है। पहले आप उनको लीजिए, आरएसएस की शाखाओं में भेजिए, कम से कम 3 साल तक उनको ओटीसी में भेजिए, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजिए, हमारी रीत नीति से वाकिफ़ हों। वो जो पहले उनकी नीत रही है उसको छोड़ें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेल जोल करें। 5 साल का समय तो दो ना आप उनको, संघ की बैठकों में भेजिए, संघ के शाखाओं में भेजिए। पहले वो ये जाने कि भारतीय जनता पार्टी है क्या और ये क्यों है, तब आप उनको मंत्री बना दो, तो भारतीय जनता पार्टी की चीज़ों को आगे ले आएंगे, हमारा जो देश हित में चीज़ें हैं उसको आगे हम लेके आएंगे। लेकिन आए मंत्री क्या करेंगे, जिनके साथ आए उन्हीं का काम करेंगे। हमारा कार्यकर्ता बेचारा उल्लू की तरह खड़ा था, खड़ा। समस्या ये समस्या भारी है, गंभीर है। कोई कहता नहीं, मैं कह रहा हूँ दरी बिछाता रहेगा। भाई आज मैं दूसरा करूँ, अगर अपने कैलिबर पर कोई व्यक्ति कहीं विधानसभा जीतने की स्थिति में होगा तो आपके दल में क्यों आएगा? ऐसा क्या है कि आएगा? आता तभी है जब वहाँ हारने की स्थिति में रहता है, तब आपके यहाँ आएगा कि आपके यहाँ आकर के वो फिर जीत जाएगा। और जीतेगा किसके नाम पे? योगी जी के, मोदी जी के नाम पे। तो जब योगी जी के, मोदी जी के नाम पे जीतना है तो वो बेचारा जो हमारा दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, आज हम उसको अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? संघर्ष उसने किया है तो इनाम आज उसको मिलना चाहिए। संघर्ष करने वाला पीछे है, न संघर्ष करने वाला वो आगे की पंक्ति में आके खड़ा हो गया है, तो वो बेचारा कहीं ना कहीं निराश होकर के विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में बसती है, लेकिन निराश जरूर हो जाता है। मुझे पीड़ा होती है जब मैं ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में बैठता हूँ और अपनी पीड़ा को मुझसे कहते हैं, तो मुझे निराशा जरूर होती है। और इसीलिए मैं थोड़ा उग्र होकर के उन कार्यकर्ताओं की बात को सबके सामने करता हूँ कि मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का नुकसान ना हो, उनको कहीं ना कहीं स्थापित करना चाहिए। अटल, आडवाणी, जोशी जी के एरा में ऐसा नहीं होता था। ऐसा नहीं होता था। कोई उदाहरण आप बता दीजिए हुआ हो तो। लेकिन आज बहुत हो रहा है। और मेरा सीधा प्रश्न है कि भाई, मैं अगर वो समाजवादी पार्टी में है, वो बहुजन समाज पार्टी में है, वो कांग्रेस में है, अगर वहाँ से वो विधायक और सांसद बनने की परिस्थिति में है तो आपके यहाँ क्यों आएगा? आपके यहाँ तो इसीलिए आ रहा है ना कि फिर विधायक बन जाएं। तो जब आपके बड़े नेताओं के नाम पर वो बन रहा है तो हम उन कार्यकर्ताओं को अवसर क्यों नहीं देते हैं जिन्होंने संघर्ष किया? और संघर्ष भी उन्हीं के खिलाफ किया है। मजे की बात ये भी समझो आप, एक भारतीय जनता पार्टी का नौजवान कार्यकर्ता मंच लगाता है, माइक लगाता है, समाजवादी पार्टी के लिए बोलता है, बहुजन समाज पार्टी के लिए बोलता है, कांग्रेस के खिलाफ बोलता है, उन नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, और फिर वही नेता भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, और वो कार्यकर्ता जो बोलने वाला है बेचारा, उसी का उसको नेता बना दिया जाता है। तो उस कार्यकर्ता के दिल पर क्या गुजरती होगी, इसका अनुमान लगाइए। केवल सरकार बना लेना, सत्ता में आ जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपने परिवार को संभालना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसी विरोधी का जिंदाबाद करना, वो जिंदाबाद तो बेचारा नहीं करता है। हाँ। वो कभी उसके यहाँ जाता भी है तो उससे कहा जाता है कि अरे भाई आप कहाँ से आ गए, आप कैसे आ गए? वो बेइज्जत किया जाता है वहाँ, क्योंकि वो जो माइक लगा करके उस नेता के खिलाफ उसने भाषण किए होते हैं, वो नेता के दिमाग से वो भाषण तो उतरते नहीं कि अच्छा यही है जो भाजपा के लिए मेरे मंच मेरे खिलाफ लगाता था, अच्छा अब ये मेरे पास आया, अब तो इससे बड़ा नेता मैं भाजपा का हूँ। तो वो कार्यकर्ता वहाँ जलील होता है। पार्टी में उपाध्यक्ष का बड़ा पद होता है। नहीं, मैं किसी एक उपाध्यक्ष या अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। अटल आडवाणी के एरा में ऐसा नहीं होता। अपने मूल कार्यकर्ताओं का सम्मान, मूल कार्यकर्ता का सम्मान, सत्ता आए, मूल कार्यकर्ता के बल पर आए। सत्ता को ठोकर मार दिया था। एक वोट अगर चाहते अटल जी तो खरीद लेते,
और प्रधानमंत्री बने रहते, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, खरीद फरोख्त नहीं किया, प्रधानमंत्री की कुर्सी को गवा दिया, लेकिन अटल जी ने अपने व्यक्तित्व को नहीं छोड़ा। हमारी वो भारतीय जनता पार्टी है, हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने मूल से समझौता नहीं करती है। लेकिन अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुरीतियां, अब मुझे लगता है कि ये कलयुग का असर होगा, हो सकता है कलयुग का असर हो। अब तो पूरी पार्टी की पार्टी खरीद ली जा रही है सत्ता शासन के लिए, और लोग आने को भी तो तैयार हैं भाई। अभी वो वेस्ट बंगाल में भाषण बहुत प्रचलित हो रहा था महिला नेता का, उनके लिए अपने दिल में मदीना, वो क्या था ना, मुंह में काबा। हाँ। अब उनको भी हमने ले लिया। हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। अब दिल में मदीना और मुंह में काबा वाले को हम अपने यहाँ ले रहे हैं, तो अब हम कहाँ के रह गए? राम मंदिर वाले को लो, कृष्ण भगवान को मानने वाले को लो, शंकर भगवान को मानने वाले को लो, ज्ञान व्यापी वाले को लो, मदीना वाले को लेके करोगे क्या आप? हमको थोड़ा मदीना बनाना है अपने यहाँ। मदीना वालों को लेके उसको पार्टी के बड़े पदों पर भेजेंगे, सांसद बनाएंगे, उसका संदेश हम क्या देना चाहते हैं? मंत्री बनाएंगे। हमारे यहाँ खुद ऐसे लीडर हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने भाजपा के लिए काम किया है, उनको आगे बढ़ाएं ना, उनको क्यों नहीं बढ़ाते? उनको भी बढ़ाएं। हमारा कहना है, मेरा ये मानना है कि सत्ता है, शासन है, सब है। आज योगी जी, मोदी जी की धूम है, और उस धूम में भी अगर हमारा मूल कार्यकर्ता पीछे रह गया तो धूल है, फिर धूम नहीं है। फिर तो धूल है। सीधी सी बात। उदयभान भाई, आप हैं बहुत मर्द आदमी हैं। क्या क्या बोल दिया आपने। आप मुझे एक चीज बताओ, हम जनता की आवाज है ना। हाँ। हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? वो बेचारा गांव का जो किसान है, जो भारतीय जनता पार्टी की बूथ पर लड़ाई लड़ता है, वो तो नहीं आएगा बोलने, उसको मौका ही नहीं मिलेगा बोलने का। आप मीडिया वाले भी उससे नहीं पूछने जाओगे कुछ कि कुछ बोलो, कुछ कहो। वो बेचारा कहेगा, अरे भैया हम तो भाजपा के, हम अपना गाय भैंस चरा रहे, जब आएगा तो वोट दे देंगे। आज भी वोट दे देगा, लेकिन जो वो लड़ता है वो लड़ना छोड़ देता है। मैं एक आपको बड़े नेता की रोचक कहानी बताऊं। आज भी वो मंत्री हैं और हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं। मैं अस्पताल में भर्ती था तो मुझे देखने आए थे। चुनाव विधानसभा का हार चुके थे, उसके पहले मंत्री थे। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपका तो बड़ा जलवा था वहाँ और दबदबा आपका था और आपको पब्लिक भी चाहती थी, आप हार कैसे गए? उन्होंने कहा गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती हो गई? उन्होंने कहा जब मैं मंत्री हुआ तो ये हुआ कि भाई हम लोग नियम से काम करेंगे, नियम को बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं। तो जो भी कार्यकर्ता आता था मैं उसको चिट्ठी लिखता था विभाग को, संबंधित अधिकारियों को, नियमानुसार इसका निस्तारण करें। काम नहीं हुए कार्यकर्ताओं के, तो जब काम नहीं हुए तो जब चुनाव आया तो जो बूथ पर काम करने वाले थे वो भी नियमानुसार ही काम कर गए और मैं चुनाव हार गया। तो ये जो नियमानुसार कार्रवाई है ये कार्यकर्ता कम करती है। कार्यकर्ता के लिए जीना मरना, हाँ कोई ऐसा नियम मत तोड़ो जो बहुत गलत हो जाए, लेकिन आपने कार्यकर्ता की रक्षा के लिए, कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को बहुत समझाया था, बहुत जब कहा कि परिवार तुम्हारा जरूर है ये, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें धनुष उठाना है, तब जाके अर्जुन ने उठाया था। तो मैं भी अगर धनुष उठाता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के सत्य की रक्षा के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के धर्म की रक्षा के लिए और उन मूल कार्यकर्ताओं की आवाज को उठाने के लिए उठाता हूं। बाकी मैं कोई बागी नहीं हूं, नियमानुसार नहीं हूं, मैं नियमानुसार कार्यवाही वाला नहीं हूं। मैं कार्यकर्ताओं के लिए नियमों को शिथिल करते हुए काम करना उचित होगा, है ना। जैसे कहते हैं ना कि नियम तो ये है, लेकिन नियम को शिथिल करते हुए ये किया जाता है। तो एक कार्यकर्ता के लिए शिथिल कर दो थोड़ा, उसको रूल मत बनाओ आप, लेकिन शिथिल करो। कार्यकर्ता को जो निराश है उत्साह भरो। आप देखो भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष पर जाएगी। ये नियमानुसार छोड़ दीजिए। बंद करिए, नियमानुसार बहुत हो चुका।
नियमानुसार बंद कर दो ये अपना कैमरा। भाई शिथिल करो थोड़ा, अब नियमों को शिथिल करते हुए ये करो। इसको शिथिल करते हुए इस पूरे इंटरव्यू को विराम दे दो।